हेलो एवरीवन। और पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात चालू की थी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है वो दो वर्ड से मिलकर बनी होती है, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री यानी इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शन। दो चीज़ों के बारे में हम लोगों ने सीखा था और ये देखा कि पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कभी कभी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, कभी कभी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास करते हैं ये सब देखेंगे और उनकी मैकेनिज्म देखेंगे। तो क्लास शुरू होने से पहले मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाया और उस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि जो जेडन की रॉड थी उसको हम लोगों ने CuSO4 के सोल्यूशन में डाल दिया और थोड़े समय बाद ये पता चला कि उस सिस्टम का पूरे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ गया था और जेडन की जो रॉड थी वो पतली होती चली जा रही थी। कलर जो CuSO4 का ब्लू कलर था वो धीरे धीरे फेड होता चला जा रहा था। फिर ये पता चला कि जो वो हीट जो एनर्जी निकल रही थी उसका हम कुछ यूज नहीं कर पा रहे थे, तो उस यूज को करने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात किया, जिसमें हम लोगों ने डेनियल सेल के बारे में पढ़ा और डेनियल सेल का हम लोगों ने एक सेटअप लगा लिया। असल में ऐसा है कि डेनियल सर भी हैं हमारे कानपुर में, एक प्रिंसिपल है इस समय क्राइस्ट कॉलेज में, तो वो उनका नाम भी डेनियल है तो वही निकल जाता है डेनियल सर। तो हम लोगों ने डेनियल सेल बनाया और डेनियल सेल में क्या कुछ देखा तो एक बार देख लेते हैं। फिर आज की क्लास में पहले जान लीजिए हम क्या सीखेंगे, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज सीखेंगे, उसके बाद कुछ रिएक्शन सीखेंगे कि नेट रिएक्शन कैसे लिखी जाती है या हाफ सेल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल नोटेशन क्या कुछ होता है, इतना कुछ हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो थोड़ा पीछे से जो हम करके आए हैं उसको देख लेते हैं क्योंकि आगे इसी से बात चालू होगी। हम लोगों ने एक सेल बनाया था और अपने उस सेल में ये सिस्टम लगा दिया था और बोला था कि भाई ये हमारी Cu की रॉड थी, यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन फिल हुआ था वो हमारा जो सोल्यूशन था वो CuSO4 का सोल्यूशन भरा हुआ था, ये हमारी Zn की रॉड थी और यहाँ पे जो सोल्यूशन था वो हमारा ZnSO4 का सोल्यूशन फिल किया गया था और इन दोनों को एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ के यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया गया था जिससे करंट पास होती तो हमें पता चलता था। फिर इस जगह पे हम लोगों ने देखा कि लेफ्ट साइड में होता था हमारा एनोड, तो हमने कहा भाई ये हमारा एनोड है। एनोड में जो होता था वो रिएक्शन होती थी Zn से बनता था Zn+2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इस Zn+2 इलेक्ट्रॉन को हम कहते क्या थे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यानी यहाँ पे एनोड में क्या होता था हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा था। फिर उसके बाद देखा था इस पे हमारा निगेटिव चार्ज आ रहा था तो हमने यहाँ निगेटिव लिख दिया था। फिर हमने लिखा था कि ये लेफ्ट में होता है तो भाई ये लेफ्ट में लिख दिया था। इलेक्ट्रोड होता है, क्या देखा था कि यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन 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 आ जाते थे, यानी निगेटिव चार्ज हमारे यहाँ पे जनरेट हो जाता था इस रॉड में और ये इलेक्ट्रॉन इधर साइड हमारे भागे चले जा रहे थे। ये इलेक्ट्रॉन गया, ये गया, ये गया। और हुआ क्या था कि भाई जो Zn+2 था वो टूट टूट के सोल्यूशन पे गिर रहा था तो चारों तरफ यहाँ पे Zn+2 का भौकाल मचा पड़ा था, यानी Zn+2 ने इस रॉड को चारों तरफ से घेर लिया था। उसके बाद जब इधर बात करते हैं तो इसमें जो Cu+2 था ये Cu+2 इलेक्ट्रॉन देख के इधर साइड आ रहा था, यानी उसने देखा इलेक्ट्रॉन आ रहा तो Cu+2 जाके यहाँ पे चिपकने लगा था, तो यहाँ चारों तरफ Cu चिपक गए थे और सोल्यूशन में हमारा बचा क्या था SO4 निगेटिव, SO4 निगेटिव, SO4 निगेटिव, ये सिस्टम चल रहा था। फिर प्रॉब्लम ये आई थी कि ये Zn+2 धीरे धीरे इतने ज़्यादा हो गए कि वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहे थे और ये SO4 यहाँ पे इतने ज़्यादा हो गए कि इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दे रहे थे, ना ये जाने दे रहा ना ये आने दे रहा। उसके लिए हम लोगों ने अपना एक तरीका ढूंढा था, बोला था ये लो साल्ट ब्रिज लगा दो। तो ये हमने साल्ट ब्रिज जैसे यूट्यूब की कोई ट्यूब होती थी उसको लगा देते थे। इसमें भरे क्या थे हम लोग, इसमें आपको याद हो अगर जेली में KCl भरे थे और इधर था हमारा Cl- और इधर था हमारा K+। क्या काम क्या था, फंक्शन क्या था इसका, यहीं से आज हमें चालू करना है। कल थोड़ा फंक्शन देखे थे कि भाई इधर Zn+2 था तो इस Zn+2 को हमें किसी तरह से कम करना था। अगर ये Zn+2 हम कम कर ले जाएं तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, घूमेंगे। इधर अगर हम SO4-2 को कम कर ले जाएं तो इधर इलेक्ट्रॉन आता रहेगा, Cu+2 जाता रहेगा, फ्लो बनता रहेगा, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम चेंजमेंट कर ले जाएंगे। दिक्कत क्या आई थी, इनको रोक रहे थे, उसके लिए क्या लगाया KCl भर दिया यहाँ पे। अगर जेली या जिलेटिन में सेमी लिक्विड होता है
लिक्विड को गाढ़ा करने के काम में आता है। सारी बातें तो हो गई थी कल। तो अब यहाँ पे Cl माइनस है, ये Zn के साथ काम करेगा, ZnCl2 बना देगा और सॉल्यूशन में रहेगा, इधर K2SO4 बन जाएगा। अब हेडिंग यहाँ से अपनी चालू होती है कि भाई फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, यानी जो साल्ट ब्रिज है उसका हमारा काम क्या है। तो देखो फिगर तो आप समझ गए होंगे, इतना समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देखते हैं हेडिंग जो आज से चालू होती है वो हेडिंग है हमारी फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज। इस साल्ट ब्रिज का हमारा क्या काम है, ओहो क्या काम है, साल्ट ब्रिज का क्या काम है। सबसे पहला जो आता है कंप्लीट द सर्किट्स। सबसे पहला हम पॉइंट लिखते हैं कि भैया जो साल्ट ब्रिज है ना वो सर्किट को कंप्लीट करता है। अब आप खुद ही सोचो ना यार, अगर ये साल्ट ब्रिज ना होता तो काहे का सर्किट बनता। Zn ने तो रोक लगा दी थी कि इलेक्ट्रॉन सुनो तुम्हें नहीं जाना है, इधर Cu ने कहा सुनो तुम्हें आना नहीं है, तो रोक लगा दी गई थी, काहे का सर्किट। तो सबसे पहला ऐसा काम हुआ कि भैया जो हमारा साल्ट ब्रिज है ये कंप्लीट द सर्किट, सर्किट को कंप्लीट करता है, कंप्लीट द सर्किट को कंप्लीट करता है। दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट काम हमें क्या दिखा था कि जहां जरूरत होती है वहां ये अपने आयन पहुंचाता है। यानी इधर जरूरत थी Cl माइनस की, तो इस साल्ट ब्रिज ने Cl माइनस को पहुंचाने का काम इधर किया। यहां जरूरत थी प्लस वाले की, तो इसने साल्ट ब्रिज ने K प्लस को इधर पहुंचाने का काम किया। यानी ये कह दें जहां जरूरत जैसे आयन की, जहां जरूरत जैसे आयन की, अगर इधर कैटायन चाहिए इधर आयनायन चाहिए तो साल्ट ब्रिज वो भी काम कर रहा, अगर इधर आयनायन चाहिए इधर कैटायन चाहिए तो साल्ट ब्रिज वो भी काम कर रहा। यानी जहां जैसी जरूरत जैसा देश वैसा भेष, कह सकते हैं साल्ट ब्रिज के बारे में। तो क्या लिखेंगे, अंग्रेजी में थोड़ा लिख ले, क्या लिखेंगे, लिखा हुआ है मेंटेन चार्ज बैलेंस, मेंटेन चार्ज बैलेंस बाय सप्लाइंग maintain charge balance by supplying needed ions to respective इलेक्ट्रोड। और यही तो बता रहे हैं कि जिस इलेक्ट्रोड में कैटायन चाहिए कहता मैं तो कैटायन दूंगा, उधर कहता मुझे एनायन चाहिए, बोला मैं एनायन दूंगा, जिसकी जहां जरूरत साल्ट ब्रिज देने को तैयार है। तो दूसरा काम तो इनका ये हुआ कि भैया कंप्लीट दिस सर्किट। दूसरा ये हमारे नीडेड आयन को पहुंचाते हैं, चार्ज बैलेंस करते हैं, क्या करके, सप्लाई नीडेड आयंस इनटू रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। दूसरा इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल। यानी हाफ सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ये मेंटेन रखते हैं। अभी एक एक इनको डिस्कस किया जा रहा है कि कैसे क्या कुछ होता है, अभी आपको बताया जाएगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन वो कर रहा है। दूसरा इट कंप्लीट द सर्किट, तो हो ही गया कि भाई सर्किट को कंप्लीट करता है नीडेड आयन या फ्लो करवा के इलेक्ट्रॉन का। तीसरा बात आती है इट मेंटेन्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। काफी इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। क्या कह रहा है, सच कह रहा है, सच कह रहा है। इट मेंटेन्स लिक्विड जंक्शन, वो जंक्शन से याद आया, इट मेंटेन लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो सबसे काम की बात और सबसे समझदारी की बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी यही है कि इट मेंटेन लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो कैसे मेंटेन करता है हमें यही समझना था। तो आओ चालू करते हैं, देखो हमने क्या बताया आपको, जो ये वाला फिगर था ये। अब सेल में ऐसा थोड़े होता कि भाई दो बीकर लेंगे ऐसा लेंगे, घड़ी के सेल के अंदर ये कहानी थोड़ी चल रही है। वहाँ तो एक ही जगह सारा काम चल रहा है। और कैसा चल रहा है, मान लो हमने ये सेल लिया था और एक ही जगह
समझना, वहाँ 2 बीकर नहीं है, एक ही जगह इसी में डिवाइड हो गया था। और इधर ये लगा पड़ा था हमारा क्या, Zn की रॉड, और इधर लगा पड़ा था हमारा क्या, Cu की रॉड, और ये हमारा लगा पड़ा है क्या, सॉल्ट ब्रिज, और ये हमारा लगा है बल्ब, और यहाँ पे सॉल्यूशन में भरा हुआ है, ये सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये सॉल्यूशन भरा हुआ है, यही हम पढ़ के आए थे। और इधर हमने कहा था कि भाई ये Zn की रॉड है, इधर हमने कहा था Cu की रॉड है, यहाँ पे Cl माइनस भरा हुआ है, यहाँ पे K प्लस भरा हुआ था, और यहाँ हमने देखा था क्या कि ये ZnSO4 है, और इधर हमने देखा था क्या, CuSO4 है। मामला कहाँ पे फंसा था, मामला फंसा था कि इधर साइड जो Zn, भाई देखो एक उसी फिगर को मैं फिर से बना रहा हूँ, इधर Zn+2 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 क्या हो गए थे, ज़्यादा हो गए थे, इधर SO4 माइनस SO4 माइनस SO4 माइनस 2 ज़्यादा हो गए थे। यानी बात ये निकल के आई कि हमारे इस जंक्शन पे यहाँ पे हो गया, उसको अलग कर देते हैं कलर, यहाँ पे हो गया प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस प्लस प्लस, यही हुआ। कौन सा प्लस है, Zn+2 वाला चार्ज इधर आ गया, इसी जंक्शन पे प्लस प्लस चार्ज इधर बन गया, और जो SO4 माइनस ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आके लटक गया। अब यही तो बताया था कि यही पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा और ये निगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दे रहा। इतना तो कहानी पूरी समझ गए थे, जो फिगर पीछे बना उसी फिगर को इस तरह मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब बात आती है, अगर रिप्रेजेंट कर दियो तो हमें समझना है पहले 4th नंबर पॉइंट, क्या 4th नंबर जो पॉइंट लिखे हो, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के बारे में हम समझने जा रहे हैं कि भाई लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल में साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, कैसे मेंटेन करता है। इतना तो हो गया था इस ट्यूब के डालने से पहले। जब ये ट्यूब डाली गई तो इस ट्यूब ने क्या किया, यहाँ पे जो ये जंक्शन बना हुआ है ना, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल यहाँ पे बना है, इसको वो मेंटेन करता है। कहा क्या जाता है कि एक साइड पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक साइड निगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे हमारा जो है पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होता है तो उसका काम क्या होता है, क्या दिक्कत पैदा करता है, क्यों हम इसको रिमूव करने के लिए इस साल्ट ब्रिज को लगा रहे हैं। तो बोला ये गया कि जैसे पोटेंशियल डिफरेंस मान लो कितना है, जैसे हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 है, कुछ भी यूनिट है अपनी जो भी हो, मान लो 1.5 मान के चल रहे हैं कि इस जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 आ गया, समझना। और जो ये हम पूरा सिस्टम लगाए हैं, इस सिस्टम से, ये जो हम सिस्टम लगाए हैं, इस सिस्टम का जो पोटेंशियल है वो 2.5 है, समझना। साल्ट ब्रिज नहीं लगा तो क्या दिक्कत आ रही थी हमें, हमने कहा कि यार हमारी जो बैटरी से पोटेंशियल मिल रहा है वो 2.5 है, लेकिन ये जो आयन इतनी ज़्यादा पैदा हो गए पॉजिटिव निगेटिव, इनसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ और उसकी वैल्यू 1.5 है। तो जो तुम सेल बनाए हो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर माने या डिफरेंस माने कितना हुआ, तो 2.5 में से 1.5 तो पहले ही चला गया, बचा 1.0। बना के रखे थे 2.5 वाला, काम भी नहीं किया, शुरू भी नहीं किया, सेल डाला भी नहीं, उसके बावजूद उसमें बचा 1.0 वाला, बाकी वो ऑटोमेटिक चला गया। यानी बैटरी नहीं डाली गई, रिमोट में सेल डाला ही नहीं गया, वो इतना पहले ही डिस्चार्ज हो गया 1.5। क्यों, सिस्टम के अंदर ही कमी है। तो अब समझना, बिल्कुल मजेदार बात, एकदम चिल मार के समझो। क्या था सीन, हमने अभी ये नहीं लगाया था, इसके नहीं लगाने से ऐसा सिस्टम जनरेट हुआ जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 का जनरेट हो गया, और हम बैटरी बनाए कितने की हैं, 2.5 की बनाए हैं, तो ऑटोमेटिक 1.5 उसमें पहले से ही जनरेट है, बनाते बनाते ही जनरेट हो गया। तो 2.5 में से 1.5 माइनस कर दो, बचा कितना, 1.0। यानी भैया ऐसा सेल बनाने से क्या फायदा कि तुमने चलाया भी नहीं और आधे से ज्यादा वो पहले डिस्चार्ज बैठा हुआ है। तो उसी को, इसी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कह के, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हटाने के लिए हमने साल्ट ब्रिज लगाया। और तभी कहा गया क्या कि साल्ट ब्रिज का जो फंक्शन है वो मिनिमाइज दी
लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल या मिनिमाइज द पोटेंशियल डिफरेंस, वो पोटेंशियल डिफरेंस को मिनिमाइज करता है। यानी हमारी कोशिश क्या है कि ये जो 1.5 है इसको किसी ना किसी तरीके से कम कर दो। कम कर दोगे तो ये वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाएगी, हमारी बैटरी उतनी चार्ज रहेगी। ये काम होता। और ये फिर जब KCl डाल देते तो कैसे काम करता आपको पता ही है। जब हमने इतना करने के बाद जब हमने इस YouTube को इसमें KCl भरा अगर अगर जेली में, तो इसने इधर से Cl माइनस देना चालू किया तो इधर के प्लस चार्ज कम होते चले गए, इधर K प्लस भरा तो इधर निगेटिव चार्ज कम होते चले गए। तो ये जो 1.5 वैल्यू है ये जीरो तो नहीं कर सकते हो लेकिन मिनिमाइज कर सकते हो। जैसे ही इसमें KCl का ये अगर अगर जेली भर के हमने साल्ट ब्रिज लगाया तो ये वैल्यू 1.5 यानी ये पोटेंशियल जो डिफरेंस है ये 1.5 से घट के कितना आ गया, मान लो 001 आ गया। तो अब कितनी बैटरी हमारी बची, 2.5 में से 0.001। तो अब हमारे ये काम का है। अब सेल अच्छा है, अब डालिए आप। तो पहला तो काम ये था इसका। आई होप आपको समझ आया होगा। हम थोड़ा कंफ्यूजिंग क्या, थोड़ा आप समझने में दिक्कत कर सकते हैं जैसा मुझे लग रहा है। आप कहोगे पहले क्या बताया था, अब क्या बता रहा हूं, कुछ नहीं बताया। पहले जो बताया था सॉल्ट ब्रिज वाला का फंक्शन बताया था, वही फंक्शन फिर से दिखाया आपको कि ऐसा होने से रियल में क्या प्रभाव पड़ा बैटरी के अंदर। यानी तुमने सेल बना के तैयार कर दिया, अब सेल आधे से ज्यादा वो पहले ही डिस्चार्ज था अगर तुम सॉल्ट ब्रिज ना लगाते। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या था, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे पैदा हो रहा था इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हमें कम करना था। और ये कम कैसे हुआ, इधर Cl माइनस आया, बोला ये इतने पॉजिटिव चार्ज कहाँ से, इनको कम करो। ये K प्लस आया, बोला इतने निगेटिव कहाँ, इनको कम करो। और इनको करने के बाद फिर हमारा सिस्टम पूरी तरीके से प्रॉपर चल रहा था। तो मेन काम हमारा ये था। यानी कह सकते हैं कि सॉल्ट ब्रिज इस जंक्शन पोटेंशियल को कम कर देता है लेकिन जीरो नहीं करता। अगर आप ये कहो कि सॉल्ट ब्रिज लगाने से ये 1.5 वैल्यू 0.00 हो जाए तो जीरो नहीं होता है, बोल सकते हैं मिनिमाइज कर देता है। अब बात दूसरी आती है क्या, कि हम कैसे पता लगाएंगे कि हमने जो ये सॉल्ट ब्रिज लगाया है उसके अंदर क्या भरा जाना चाहिए, क्या भरा जाना चाहिए, हम कैसे पता लगाएंगे। मुद्दे की बात है ना कि भाई हमने कल सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या क्या भरा जाए, NH4NO3 देखा, KCl देखा, K2SO4 देखा, इस तरह की चीजें बहुत सारी देखे थे नाम कि इतनी सारी चीजें हमारी भरी जा सकती हैं। लेकिन हमें एग्जैक्ट पता कैसे चलेगा कि यार हमारे इस सेल के लिए यही चीज भरनी है। जैसे हमें कैसे पता चला कि इसके लिए KCl ही सबसे ज्यादा उपयोगी है। यानी इलेक्ट्रोलाइट का सिलेक्शन हमें कैसे करना है। और सबसे पहली बात अब यहाँ ये भी आती है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें देखना था इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट हम पहली क्लास में भी देखे थे कि दो टाइप के होते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम कैटेगराइज करें तो ये बताते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और ऐसे साल्ट व्हिच डू नॉट प्रेसिपिटेट। फिर बात आती है वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में से वीक एसिड्स, वीक बेसिस और ऐसे साल्ट जो प्रेसिपिटेशन देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल AgCl हम लोग ले सकते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट की डिफिनीशन क्या लिखेंगे कि सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस पार्शियली और कंप्लीटली ऑन डिजॉल्विंग इन अ सॉल्वेंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो ये इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हमारी जानकारी हुई। अब हमें क्या सीखना है, हमें ये जानना था कि हम अपने सिस्टम में यानी जो हम लेके चल रहे थे इस सिस्टम में कैसा इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे। यानी यहाँ पे जो KCl भरा गया है तो क्या कुछ कंडीशन है, कैसे पता करेंगे कि हमें KCl ही भरना है। तो कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, सबसे पहली कंडीशन ये बताई जाती है कि जो भी आप KCl, K2SO4 जो भी भरें वो सबसे पहला काम होना चाहिए कि वो इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट होना चाहिए यानी वो सिस्टम में प्रेजेंट मेटल, सिस्टम में प्रेजेंट रॉड, आयंस, सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन ना करे। लेकिन ये बात आपको हजम नहीं हुई, क्यों? क्योंकि आपने कहा कि इधर KCl हमने फिल किया तो K प्लस इधर गया, Cl माइनस इधर गया। जब इधर Cl माइनस आ रहा है तो हमारे इस सिस्टम में क्या प्रेजेंट था, Zn+2। तो क्या हुआ कि Zn+2 ने
2Cl निगेटिव को लेके बना लिया था क्या, ZnCl2। और आप बात कर रहे हो कि इनर्ट होना चाहिए, तो रिएक्शन तो साफ साफ हो रही है। इधर SO4 निगेटिव था, यानी SO4 निगेटिव था, और इधर आ रहा है K प्लस, तो आसानी से K2SO4 बन जाएगा। तो और आप जो ज्ञान दे रहे हो कि पहला कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट होना चाहिए, तो वो कंडीशन तो नहीं समझ में आई। देखो होता क्या है, हो गई रिएक्शन, हो गई, होती है रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन होने के बाद जितनी आसानी से, जितने कम समय में ये ZnCl2 बनता है, उतनी ही जल्दी से यह ZnCl2 फिर से टूट भी जाता है। यानी कोई ऐसी रिएक्शन ना हो कि इधर Cl आ रहा है, इधर Zn है, तो ZnCl2 बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया, नीचे जमने लगे। ऐसा नहीं है, बन रहा ZnCl2 बन रहा, ZnCl2 टूट रहा, बन रहा टूट रहा, इधर K2SO4 बन रहा, टूट रहा, बन रहा, टूट रहा। तो अब बात समझ में आई कि इनर्ट का मतलब है कि रिएक्शन ना करे, और रिएक्शन करे भी तो सोल्यूशन में आके वो तुरंत टूट जाए, अपने अपने आयंस में वो टूट जाए, ये काम होता है। ऐसा ना हो कि ZnCl2 रिएक्शन करे और इस रॉड में आके चिपकने लगे, बोले नहीं भाई हम तो ZnCl2 में प्रेसिपिटेट बनाएंगे, या तो यहाँ चिपक रहा है या तो वो नीचे प्रेसिपिटेट देने में लगा पड़ा है। सेम वैसा ही हाल कि पता लगा K2SO4 या तो यहाँ चिपकने लगा या फिर K2SO4 प्रेसिपिटेट देने लगा, टूट ही नहीं रहा है, तो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस वजह से जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो इनर्ट होगा, और अगर रिएक्शन करेगा तो सॉल्यूशन में जितनी जल्दी से बनेगा उतनी ही जल्दी, उतनी ही आसानी से वो टूट भी जाएगा, तो हमारे काम का होगा। अब जैसे सपोज करो कि ये AgCl वाला इलेक्ट्रोड पूरा लेके चलते, यहाँ पे Ag की रॉड लगी होती और तब यहाँ पे हम KCl भर देते, Zn ना होके Ag की रॉड लगी होती और तब यहाँ पे हम KCl भर देते, तो इधर क्या होता, Ag प्लस होता, इधर क्या होता, Cl निगेटिव आता। तो Ag प्लस और प्लस का Cl निगेटिव रिएक्शन करके जल्दी से AgCl का प्रेसिपिटेट बनाने लगता, यानी AgCl वाले में हमारा KCl काम नहीं करेगा, हमारा NH4Cl भी काम नहीं करेगा। कहने का मतलब हुआ जिस केस में प्रेसिपिटेट बनके ये या तो यहाँ चिपकते हैं या तो नीचे बैठते हैं, वैसा इलेक्ट्रोलाइट हमें नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको Ag वाला एग्जाम्पल भी दे दिया कि अगर यहाँ पे Ag की रॉड लगा देंगे तो ये Cl माइनस आएगा, इस Ag की रॉड से Ag प्लस से चिपकेगा और AgCl का प्रेसिपिटेट बना देगा, तो तुम्हारे लिए आफत आ जाएगी, तो हमारा सेल प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। तो एक तो काम ये होता है कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इनर्ट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये बताया गया, गुड आयनिक मोबिलिटी होनी चाहिए एंड इक्वल मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन होना चाहिए। क्या बताया गया, गुड आयनिक मोबिलिटी होनी चाहिए, गुड आयनिक मोबिलिटी होनी चाहिए एंड इक्वल नंबर ऑफ या फिर इक्वल मोबिलिटी फॉर कैटायन एंड एनायन। यानी जो इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं, जैसे KCl लिया, तो इस KCl की एक खास बात होनी चाहिए कि इसकी आयनिक मोबिलिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा इक्वल होनी चाहिए कि कैटायन की तरफ भी उतना ही जाए, एनायन की तरफ भी उतना जाए। बात आती सर मजा नहीं आया, समझ नहीं आया। तो जो आयनिक मोबिलिटी होती ना, इस मोबिलिटी का मतलब होता आना जाना। क्या होता, आना जाना, ओहो आओ जाओ आना जाना। क्या कहा गया, कहा यह गया कि जैसे आपने यहाँ पे KCl लिया था तो KCl का आना जाना बराबर हो, ऐसा नहीं कि K प्लस इधर चले आ रहे हैं, Cl माइनस गुस्साए बैठे हुए, हम नहीं जाएंगे। अबे तुम नहीं जाओगे तो रिएक्शन नहीं होगी भाई। K प्लस अगर इधर आ गया तो K प्लस ने इधर क्या SO4 माइनस माइनस को हैंडल कर लिया, अब Cl गुस्सा के बैठा, बोला हम नहीं जाएंगे, तुमको जाना तुम जाओ, K प्लस तो चला गया, इधर का सिस्टम तो संभल गया। अब इधर जब Cl माइनस नहीं आएगा तो चारों तरफ क्या हो जाएगा, Zn+2 घेर के रखेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, सर्किट नहीं कंप्लीट होगा, बैटरी बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। यानी हमें ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसकी आयनिक मोबिलिटी, यानी जितनी स्पीड से K प्लस जाएगा उतनी स्पीड से Cl माइनस जाएगा, इधर जितनी तेजी से Cl माइनस गिर रहा है इधर उतनी तेजी से K प्लस गिर रहा है। तो कैटायन और एनायन की आयनिक मोबिलिटी हमारी बराबर होनी चाहिए, और जब बराबर होगी तो इक्वल में से कैटायन और एनायन न्यूट्रल होते चले जाएंगे। ये नहीं कि मान लो इधर SO4 के 100
100 क्या कहें, पार्टिकल बोले, चलो पार्टिकल बोलते हैं। 100 पार्टिकल SO4 के हैं, इधर बोला 100 पार्टिकल Zn+2 के हैं। अब ये 100 पार्टिकल में K प्लस भी 100 तो आ गया, तो ये तो पूरा न्यूट्रल हो गए, लेकिन इधर Cl माइनस पता लगा 50 ही आ रहा है। तो अगर 50 आएगा तो 50 Zn+2 इनको रोक के रखेंगे इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इक्वल होना चाहिए। अगर 100 इधर एक टाइम पे आ रहे हैं तो उसी टाइम पे 100 इधर भी हैं, दोनों तरफ मामला इक्वल होना चाहिए। तो ये बात रही हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वानिक सेल, वोल्टेइक सेल के एग्जाम्पल डेनियल सेल की। इतना पूरा काम हम लोगों ने डेनियल सेल में किया, ठीक है। इसके बाद बात आती है हाफ सेल रिएक्शन लिखना, या उससे पहले हम पढ़ लेते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन लिखना। कैसे हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, बार बार यही हर रिएक्शन में थोड़े दिन बनाएंगे। तो सेल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? सेल रिप्रेजेंटेशन यानी बवाल क्या करने जा रहे हो? बवाल करने जा रहे हो ये जो पूरा सेल बनाए थे ना, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे। ऐसा थोड़े कि हर इक्वेशन में इसी तरह का बवाल बना के रखोगे, 2 ठो बीकर लगाए हो, सॉल्ट ब्रिज लगाए हो, बल्ब भी ठोके पड़े हो, ऐसा नहीं करना है। हमें इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखना है। पहले वाले को लिखते हैं। क्या लिखा जाता है? एक साइड एनोड लिखा जाता है, एक साइड एनोड लिखा जाता है, फिर 2 लाइनें खींची जाती हैं और फिर कैथोड लिखा जाता है। ये एनोड है, ये कैथोड है, और ये रिप्रेजेंट करता है किसको? साल्ट ब्रिज को। साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। हमने पढ़ा एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है। जो Zn वाली रिएक्शन थी, अगर हम उसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिखा जा सकता है कि Zn/Zn+2, यानी इधर हो रहा है ऑक्सीडेशन, फिर डबल लाइन और फिर इधर लिख दें Cu+2 से बन रहा था Cu। ये हमारा सेल रिप्रेजेंट करने का तरीका। ये फेज को बताता है, ये साल्ट ब्रिज को बताता है, ये ऑक्सीडेशन को बताता है, एनोड को बताता है, ये रिडक्शन को बताता है, कैथोड को बताता है। अब यहाँ पे इतना तो समझदार ही है कि Zn सॉलिड होता है, Zn+2 एक्वस होता है, Cu+2 एक्वस होता है, और ये सॉलिड होता है। तो ये रिप्रेजेंट करने का हमारा तरीका हुआ। इधर हम लिख सकते हैं क्या कि ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन शो कर रहा है, पता भी चल रहा है कि भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इधर हमारा क्या लिख सकते हैं कि भैया ये हमारा रिडक्शन हो रहा है। ये पूरा सेल रिप्रेजेंट करने का तरीका है। फिर हम नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं, और नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं उनका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर 1, ये जैसे हमने ये एक सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा है, क्या पता चल रहा है इससे? आपको सीखना क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएगा, इसी से सारा कुछ हमें सीखना है। जितना बवाल सीखना था वो सीख गए हो, अभी फिर से मैं चिल्ला दूंगा, लेकिन इस तरह से हमारा क्वेश्चन आएगा। और क्या हमें सीखने को मिल रहा है इसको देख के? इसको देख के यार ये पता चल रहा है, हिंदी में समझो पहले, ये क्या हो गया? इसको देख के ये पता चल रहा है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है साल्ट ब्रिज को, ठीक है। ये तो हमारा फेज को रिप्रेजेंट करता है, फेज को। और इधर साइड पता चल रहा है कि ये लेफ्ट में है ना, लिख लो इधर, ये लेफ्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड है। ये तो पढ़ाया गया था, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। लेफ्ट साइड होता क्या है? एनोड होता है, हमने कहा एनोड है ये। राइट साइड हमने कहा था कैथोड होता, तो भैया ये कैथोड है। एनोड में क्या होता था? हमें पता था एनोड में ऑक्सीडेशन होता था, और हमें दिख भी रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे? उसकी हाफ सेल रिएक्शन देखो, Al से बन रहा है Al+3, यानी Al से बन रहा है, Al से बन रहा है Al+3 एक्वस प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन, यानी जो ये लिखा है ना उसका मतलब ये है। अब इधर क्या है? रिडक्शन हो रहा है, कैथोड है ना, तो कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो कैसा रिडक्शन हो रहा होगा? Cu+2 से बन रहा है Cu, तो हम लिख सकते हैं क्या? Cu+2 जो है वो एक्वस है, और उसने बड़ी आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन लिए और बना दिया Cu सॉलिड, यानी जो ये लिखा है वो ऐसा है। अब हम इसकी लिखते हैं क्या? नेट सेल रिएक्शन। यहाँ लिख लेते हैं क्या? नेट सेल
रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। और नेट सेल रिएक्शन में एक खास बात होती है क्या, हमें उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाने पड़ते हैं, दोनों पक्षों के इलेक्ट्रॉन हमें काटने हैं। अब जैसे देखो कैसे कटेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं और इधर 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ऊपर वाली और नीचे वाली रिएक्शन में लेफ्ट और राइट के टर्म काटे जा सकते हैं। फिर से सुन लो, ऊपर वाली रिएक्शन और नीचे वाली रिएक्शन में लेफ्ट का टर्म राइट से, राइट का टर्म लेफ्ट से काटा जा सकता है। ठीक, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 3 इलेक्ट्रॉन है, गलती हो गई, कैसे कटेगा? बचपन में पढ़े थे क्या? इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब कितना हुआ? 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन, कट गया। अब इधर 2 से मल्टीप्लाई मैं करा दे रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कराना तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। इसको 3 से करवाना तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। अब रिएक्शन लिखो, इधर वाले एक साइड, इधर वाले एक साइड। क्या है? 2Al सॉलिड, यानी 2Al सॉलिड प्लस का इसको लिखो 3Cu प्लस 2 एक्वस से क्या बना है? से हमारा बन रहा है 2Al प्लस 3 एक्वस प्लस 3Cu सॉलिड। ये हमारी हो गई क्या? नेट सेल रिएक्शन। इतना हमें सीखना था, फालतू का काम। इतना करना आज अगर सीख गए, नेक्स्ट क्लास में जब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके आगे जो न्यूमेरिकल आएंगे उसमें बहुत मजा आएगी। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है कि Al से Al प्लस 3 बना और H प्लस से H2 बना। डायरेक्ट लिखता हूं मैं, डायरेक्ट क्या कह रहा है कि एनोड की रिएक्शन लिख लो, फिर कैथोड की रिएक्शन लिख लो और उसके बाद लाइन मार के नेट सेल रिएक्शन लिख दे। लाइन मार के क्यों नहीं चल रहा? नेट सेल रिएक्शन लिख दे। कैसे होगा? एनोड में क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन हो रहा। ऑक्सीडेशन का मतलब एल्युमिनियम से Al प्लस 3 प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन बना। कुछ भी ना सोचना ना विचारना, सोचना ना विचारना। फिर H2 वाले केस में क्या है? H प्लस थे, H2 बन रहा है, तो क्या हुआ होगा भाई? H प्लस है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा और हाफ H2 गैस इन्होंने बना दिया होगा। H प्लस ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, हाफ H2 बना दिया होगा। H प्लस ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, हाफ H2 बना दिया होगा। अब इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन, हमें तो काट पीट करना, हमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा लेके चलना। तो पूरी इक्वेशन को हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 3 3 कट गए। क्या बचा? Al सॉलिड प्लस का 3H प्लस से बन रहा है Al प्लस 3 एक्वस प्लस का 3/2 H2 गैस। हो गया रिएक्शन। और देखना है, ये लो, कुछ नहीं करना। Zn से Zn प्लस 2, अच्छा एनोड वाले हो तो लो Zn से Zn प्लस 2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। Cu प्लस 2 Cu वाले हो, अच्छा तो Cu प्लस 2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन से Cu यहाँ लिख लो सॉलिड एक्वस एक्वस सॉलिड। काटा पीटी, ओहो काटा पीटी। तो क्या हुआ? Zn सॉलिड हुआ, प्लस का जोड़ दिया Cu प्लस 2 एक्वस हुआ, प्लस का जोड़ दिया Zn प्लस 2 एक्वस हुआ और प्लस का जोड़ दिया Cu सॉलिड हुआ। हो गया काम हमारा। इतनी आसान आसान क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होमवर्क ले लो, गृह कार्य होमवर्क आपके लिए, एक क्वेश्चन तेरे लिए, तो गृह कार्य भी कर लेना, इस क्वेश्चन को करके देख लेना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो ये कहानी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सबसे बेसिक पार्ट के 2 लेक्चर की। क्या कुछ सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला। और क्या क्या चीज़ें याद, तो जो याद करने वाली चीज़ें हैं कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री होता है। इलेक्ट्रिकल करंट को केमिकल रिएक्शन में या केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम बनाते हैं, उनकी मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले एक जो है एक्सपेरिमेंट किया जिसमें देखा कि Zn की जो रॉड थी वो पतली होती चली जा रही थी, उसका वेट कम होता चला जा रहा था, नीचे रेड प्रेसिपिटेट बनता चला जा रहा था और ब्लू कलर जो सोल्यूशन का था CuSO4 का वो भी फेड होता चला जा रहा था और हीट मिल रही थी हमें। थर्मामीटर लगाने पे पता कि थर्मामीटर हाई हो गया, पारा इतना हाई हो गया, गर्मी ज़्यादा बढ़ गई थी, हाई गर्मी।
गर्मी बढ़ने लगी तो उस गर्मी का हम लोग कोई यूज नहीं कर पाए, तो हम लोगों ने कहा कि इसके लिए हम सेल बनाते हैं। बोले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो चाहे कहो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, चाहे कहो गैल्वानिक सेल, चाहे कहो वोल्टाइक सेल, तीनों का काम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बनाना, यानी केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना। बोले सब कुछ बना दिया हमने, एनोड दिखाया, कैथोड दिखाया, 2 सिस्टम लगा दिए, बीच में साल्ट ब्रिज भी लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो आयंस थे पॉजिटिव वाले निगेटिव वाले, वो पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव वाले निगेटिव की तरफ जा रहे थे, लेकिन जो Zn की रॉड थी उसमें हमारा Zn+2 चारों तरफ से घेर लिया था और उधर साइड हमारा SO4 निगेटिव घेर लिया था। इससे बचने के लिए हमने क्या लगाया? साल्ट ब्रिज लगाया। और साल्ट ब्रिज में हमने क्या देखा कि भाई जो साल्ट ब्रिज होता है, साल्ट ब्रिज में हम इलेक्ट्रोड भर सकते हैं। उन इलेक्ट्रोड की क्या कंडीशन थी वो आज देख लिया। इनर्ट होना चाहिए, इक्वल आयनिक मोबिलिटी वाला होना चाहिए और बराबर मात्रा में चारों तरफ दोनों तरफ जाने वाला होना चाहिए। और KCl ले सकते हैं हम लोग अपने CuZn वाले डेनियल सेल में, लेकिन अगर Ag वाला हमारा इलेक्ट्रोड है तो वहाँ पे हम KCl नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इनर्ट का मतलब भी देखा कि भाई इनर्ट हो तो इस तरह से हो कि अगर रिएक्शन करता भी है तो सोल्यूशन में आके बहुत ही आसानी से वो टूट जाए। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट बात थी सेल नोटेशन कैसे लिखते हैं। तो एक 2 लाइनें खींचते हैं, एक तरफ हम लोग लेफ्ट में एनोड लिखते हैं, राइट में कैथोड लिखते हैं। एनोड में ऑक्सीडेशन, कैथोड में रिडक्शन को दिखाते हैं। इस तरह से पूरा सिस्टमैटिक ढंग से हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। दोनों लेक्चर को 2-3 बार आप देख लेना। शुरुआत का अगर थ्योरी का पोर्शन आपका क्लियर हो गया तो आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी, बहुत हलवा लगेगी। लेकिन शुरू में अगर मामला बिगड़ने लगा तो फिर तुम्हें संभालने वाला ना तो मैं हूँ, ना तो आप हो, ना तो कोई और है। इसलिए दोनों लेक्चर आराम से 2-3 बार देखिए और समझिए कि वो सेल बनाने में क्यों ज़रूरतें पड़ी, क्या है वो सेल, क्या क्या चीज़ें यूज किया गया, उनकी कंडीशंस क्या हैं, कैसे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बना, उस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोगों ने कैसे मिनिमाइज किया, उसके लिए अगर जेली में KCl भरा तो उसने काम कैसे किया, वो सारी बातें क्लियर कर लीजिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ और मज़ेदार और न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, देखते रहें हमारे